वेलकम टू स्टडी बैंकर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के टॉपिक को कवर करेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन का सिंपली मीन्स ये है फ्रेंड्स कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जब लॉन्च हुआ था उससे पहले फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो अपने कंट्री की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी उसका बैंक में कोई अकाउंट ही नहीं था। बैंक में ना उनका कोई बैंक में अकाउंट था, ना उनको लोन्स वगैरह से रिलेटेड कोई जानकारी थी। डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल पेमेंट कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स। तो लोगों तक बैंकिंग तक लोगों की रीच पहुंचाने के लिए फ्रेंड्स और उनको क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी उनको प्रोवाइड करने के लिए, लोगों में सेविंग हैबिट्स डेवलप करने के लिए, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेसिक मतलब यही था कि हर व्यक्ति का एक बैंक अकाउंट हो, उनको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, फाइनेंशियली लिटरेट हो लोग, उनको फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग हो, सेविंग्स हैबिट डेवलप हो। सेविंग्स हैबिट डेवलप हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो सब्सिडीज हैं वगैरह जो भी वो लोगों तक डायरेक्टली पहुंचाई जा सके। सो फ्रेंड्स, इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस अवेयरनेस लोगों में हो और लोगों तक इंश्योरेंस की रीच हो। तो इस चीज़ के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को स्पेशली लॉन्च किया गया था। सबसे पहले अगर हम बात करें स्मॉल अकाउंट की, सो स्मॉल अकाउंट क्या होता है फ्रेंड्स? स्मॉल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है, स्मॉल अकाउंट एक सेविंग्स अकाउंट होता है फ्रेंड्स विद रिलैक्स्ड नो योर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, मान लो किसी के पास केवाईसी कंप्लीट नहीं है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, या फिर मान लो जैसे उसके पास आधार नहीं है या कोई एड्रेस प्रूफ या कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, तो उस केस में उस पर्सन का हम स्मॉल अकाउंट वो पर्सन ओपन करा सकता है। सिंपली मीन्स यही है कि रिलैक्स्ड केवाईसी रिक्वायरमेंट्स का मतलब यही है कि अगर उसके पास प्रूफ नहीं है, आइडेंटिटी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ कुछ नहीं है, तो उस केस में वो कैसे अपना अकाउंट ओपन कराएगा? दोज पर्सन्स हु डू नॉट हैव एनी ऑफ द ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स कैन ओपन स्मॉल अकाउंट with bank. A small account can be opened on the basis of self-attested photograph and putting her or his signature or thumbprint in the presence of an official of the bank. फ्रेंड्स, वो एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और एक सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन बैंक ऑफिशियल की प्रेजेंस में करके और एक अंडरटेकिंग के बेस पे स्मॉल अकाउंट को ओपन करा सकता है। स्मॉल अकाउंट हैव लिमिटेशंस रिगार्डिंग द एग्रीगेट क्रेडिट विड्रॉल एंड बैलेंस इन द अकाउंट। फ्रेंड्स, अगर ऐसा कोई अकाउंट ओपन होता है सो उसमें अनलिमिटेड क्रेडिट और डेबिट तो दिए नहीं जा सकते क्योंकि वो रिस्की होता है। सो दैट इज़ वाई इस अकाउंट में एक लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स ही प्रोवाइड की जाती हैं और उसकी एक लिमिट सेट की हुई है, वो हम अभी आगे देखेंगे। सो वो लिमिटेशंस क्या है, वो इस प्रकार है फ्रेंड्स। द एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट्स इन ए फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड ₹1 लाख। जो एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होंगी, जितना भी जमा होगा अमाउंट, वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्रेडिट का मतलब कैश ही नहीं है फ्रेंड्स, कैश ट्रांसफ़र सब मिला के 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द एग्रीगेट ऑफ ऑल विड्रॉल्स एंड ट्रांसफ़र इन ए मंथ डू नॉट एक्सीड ₹10,000। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, एक महीने में विड्रॉल और ट्रांसफ़र दोनों मिला के, अगर कैश विड्रॉ किया या किसी को ट्रांसफ़र किए, 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द बैलेंस इन द अकाउंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डज नॉट एक्सीड ₹50,000। और किसी भी पॉइंट, किसी भी टाइम पे अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा बैलेंस नहीं होना चाहिए। मान लो फ्रेंड्स, एक अकाउंट में 40,000 रुपये थे, पहले ही किसी अकाउंट में 40,000 रुपये हैं, ठीक है। अब वो अगर ये चाहे कि इसमें 11,000 रुपये डिपॉजिट हो जाए, तो ये 50,000 को ब्रेक कर देगा
51,000 हो जाएगा। सो ये नहीं हो सकता। सिंपली मीन्स इसका ये है, इसमें 50,000 ही रुपीज जमा क्रेडिट में रह सकते हैं एक बार में, इससे ज़्यादा नहीं। फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस इज नॉट परमिटेड इन स्मॉल अकाउंट। जो भी फॉरेन रेमिटेंस है, बाहर से कहीं से पैसे आने हैं अदर कंट्री से, वो स्मॉल अकाउंट में परमिटेड नहीं है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ और लिमिटेशंस हैं। द स्मॉल अकाउंट शैल रिमेन ऑपरेशनल इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। फ्रेंड्स, एक स्मॉल अकाउंट इनिशियली 12 महीने के लिए ही एक्टिव रहता है। अगर 12 महीने के अंदर, जैसे जिसने भी केवाईसी, कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स तो थे नहीं उस टाइम पे, उसने अंडरटेकिंग दी थी, उस टाइम पे उसने अंडरटेकिंग दी थी। अब 12 मंथ के अंदर उसको केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट कराना होगा और उस अकाउंट को फर्दर अपनी कैटेगरी चेंज करा लेनी होगी स्मॉल अकाउंट से, या तो जनधन में, एसबीबीडीए में, या फिर जनरल अकाउंट में। सो अगर वो नहीं करवा पाता है, अगर कोई भी केवाईसी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं करवा पाता है, सो उस केस में अकाउंट की वैलिडिटी को केवल 12 मंथ्स के लिए ही एक्सटेंड किया जा सकता है फ्रेंड्स। The validity can be extended thereafter for a further period of 12 months if the holder of such an account provide evidence before the banking company of having applied for any of the official valid documents। या तो वो official valid document provide करा दे, या वो ये proof दे दे कि उसने official valid document के लिए apply कर दिया है। The entire relaxation provisions to be reviewed in respect of the said account after 24 months। अब जैसे ही उसको 12 मंथ का रिलैक्सेशन दिया, तो जैसे ही उसको 24 मंथ्स कंप्लीट होंगे, उसके बाद उसके अकाउंट को रिव्यू किया जाएगा कि उसने सबमिट किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया है, उस केस में अकाउंट को डीएक्टिव कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। अब अगर वो नहीं करवा पाता है, तो उस केस में क्या होगा? फ्रोजन ऑफ स्मॉल अकाउंट। स्मॉल अकाउंट, उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। स्मॉल अकाउंट्स आर फ्रोजन सेंट्रली विद फ्रीज कोड 013। अकाउंट फ्रोजन ड्यू टू केवाईसी। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इसका रिमार्क्स क्या रहेगा? कंप्लीट केवाईसी एंड अपडेट स्कीम कोड टू एसबीबीडीए एसबीजेन। फ्रेंड्स, ये याद रखने वाली चीज़ है कि जो भी स्मॉल अकाउंट है, जैसे ही उसकी केवाईसी कंप्लीट होती है, जैसे ही सपोर्टिंग केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कस्टमर प्रोवाइड करा देता है, सो उस केस में उसके अकाउंट को या तो एसबीबीडीए में या एसबीजेन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। which have been exceeded the limit of more than 24 months, branches are strictly advised to unfreeze these accounts only after the obtaining full KYC of the customers as per KYC guidelines and immediately change the scheme code to SBBDA और SBJN in CBS। तो ब्रांचेज को ये ध्यान रखना है अकाउंट को अनफ्रीज करने से पहले कि उसकी कंप्लीट KYC हो गई है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो थी फ्रेंड्स, उसको 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। तो उस टाइम पे फ्रेंड्स, जो मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका बैंक में कोई अकाउंट ही नहीं था, उनको बैंक से कोई लेना देना ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि बैंकिंग कैसे होती है, कैसे अकाउंट ओपन कराना है, या फिर उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो उस चीज़ को सोचते हुए यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना को स्टार्ट किया गया था। अब PMJDY इज ए नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज नेमली। फ्रेंड्स, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो एक नेशनल मिशन था फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, जो कि क्या इंश्योर करता है? बैंकिंग एंड सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स, रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब फ्रेंड्स अमाउंट, जैसे पैसे ट्रांसफ़र करना या बाहर कहीं फॉरेन में या कहीं भी उसको रेमिट करना। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब अमाउंट डिपॉजिट से नहीं है, क्रेडिट का मतलब है लोन। इंश्योरेंस, पेंशन इन ए अफोर्डेबल मैनर। एक डीबीटी भी है फ्रेंड्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, सब्सिडी आती थी, तो सब्सिडी डायरेक्ट
कस्टमर को तक नहीं पहुंच पाती थी बहुत सारे केसेस में। अगर पहुंचती थी भी तो टोटल अमाउंट, कंप्लीट अमाउंट उस तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा, ये इंश्योर नहीं हो पाता था। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से ये बेनिफिट हुआ कि डायरेक्ट सबका अकाउंट होने, सब मोस्टली पीपल का अकाउंट होने से ये बेनिफिट हुआ कि डायरेक्ट जो भी बेनिफिट है, जो भी सब्सिडीज हैं, वो उनके अकाउंट में डायरेक्ट पहुंचा दी जाती थी, डायरेक्ट क्रेडिट हो जाती थी, जिससे उनको टोटल जो भी उनको बेनिफिट होना है उसका कंप्लीट ये इंश्योर हो जाता था कि जो भी बेनिफिशियरी है या जिसको भी वो सब्सिडी का बेनिफिट मिलना है वो उस तक पहुंच गई है। 6 पिलर्स ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके 6 पिलर हैं फ्रेंड। 6 पिलर कौन कौन से? यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज, प्रोवाइडिंग बेसिक बैंक अकाउंट विद ओडी फैसिलिटी एंड रुपे डेबिट कार्ड टू ऑल हाउस होल्ड। उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो जन धन अकाउंट में प्रोवाइड की जाती है, और रुपे डेबिट कार्ड टू ऑल हाउस होल्ड्स, उनको उसके साथ फ्री में रुपे डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी मैंने बताया था फ्रेंड, फाइनेंशियली लिटरेट थे ही नहीं, उनको पता ही नहीं था लोगों को कि कैसे क्या करना है, कैसे सेविंग्स करनी है, या फिर कैसे बैंक अकाउंट ओपन कराना है, बैंक अकाउंट का पर्पज़ क्या होता है। तो वो सब प्रोवाइड कराने के लिए एक एक मोटिव ये भी था। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड। क्रेडिट गारंटी फंड बनाया गया फ्रेंड्स। जैसे ओडी अगर प्रोवाइड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है तो उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए, बिकॉज बैंक क्यों चाहेगा कि किसी को ओडी दे, क्योंकि ये एक रिस्की हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। तो इसलिए क्रेडिट गारंटी फंड बनाया गया। अगर कुछ होता है, कुछ डिफ़ॉल्ट होता है, या फिर कोई भी जो पर्सन जिसको लोन दिया गया है या फैसिलिटी दी गई है वो पे नहीं कर पाता टाइमली, तो उस केस में क्रेडिट गारंटी फंड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर बैंक को रिपे कर देता है। माइक्रो इंश्योरेंस। इंश्योरेंस फ्रेंड्स, जैसे कस्टमर्स को पहले ये था ही नहीं कि इंश्योरेंस जैसी एज सच कोई फैसिलिटी होती है, वो मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता था कि उसको जैसे कोई भी क्लैमिटी या कोई भी एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसी अनवांटेड चीज़ होती है जिसका उनको बाद में फैमिली को कवरेज मिल सके, या उसके एवज में कुछ अमाउंट मिल जाए जिससे उनका गुजारा हो सके, या फिर पीछे फैमिली सफ़र ना करे। तो सो इस केस में इंश्योरेंस फैसिलिटी एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट प्रोवाइड की गई, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, PMJJBY और PMSBY। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पेंशन स्कीम लाइक स्वावलंबन। फ्रेंड्स, स्वावलंबन और APY और ऐड कर लीजिए इसमें। APY तो पेंशन स्कीम्स को भी लॉन्च किया गया कि जैसे लोगों को अवेयरनेस हो सके कि अपने रिटायरमेंट के लिए या रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी है। सो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, जो PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंडर बेसिक सेविंग बैंक्स डिपॉजिट अकाउंट जो ओपन किया जाता है उसके बारे में। सो बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट RBI ने अपने सर्कुलर जो 10 अगस्त 2012 का सर्कुलर है उसमें डिफाइन किया गया है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है फ्रेंड्स कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम बैलेंस। जो BSBDA, इस अकाउंट को BSBDA अकाउंट भी बोलते हैं। सो इस अकाउंट की सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, इम्पोर्टेंट फैसिलिटी, कि इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। द अकाउंट वुड बी सब्जेक्टेड टू RBI इंस्ट्रक्शन ऑन नो योर कस्टमर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फॉर ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्रेंड्स, ये अकाउंट कंप्लीट KYC नॉर्म्स और AML गाइडलाइंस को देखते हुए ओपन किया जाना चाहिए। डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ कैश एट बैंक ब्रांच एज वेल एज ATMs, receipt credit of money through electronic payment channels or by means of collection और डिपॉजिट ऑफ चेक। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है, इस अकाउंट में डिपॉजिट और विड्रॉल ऑफ कैश एट बैंक ब्रांच में तो प्रोवाइड किया ही किया जाएगा, उसके साथ साथ ATM से भी कैश विड्रॉ और डिपॉजिट की फैसिलिटी मिलती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चैनल या कोई भी जैसे चेक्स के थ्रू भी
अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट और डेबिट हो सकती है। फ्रेंड्स, डिपॉजिट and there will be no limit on number and value of deposits that can be made in a month। फ्रेंड्स, इस अकाउंट में कोई ना तो कोई अमाउंट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की लिमिट है, ना कोई वैल्यू ऑफ डिपॉजिट की लिमिट है। फ्रेंड्स, ना तो ये जैसे स्मॉल अकाउंट में हमने देखा था कि 50,000 से ज़्यादा एक टाइम पे बैलेंस नहीं रह सकता था, 1 लाख से ज़्यादा एक साल में डिपॉजिट नहीं हो सकते थे। सो वो कंडीशंस इस अकाउंट में नहीं है, ना ही नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की कोई लिमिट है जो कि एक मंथ में होनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है फ्रेंड्स, अगर उस जो प्रेस्क्राइब्ड जो सेविंग अकाउंट में भी है और जो इसमें भी है, उस अमाउंट से उससे ज़्यादा अगर ट्रांजेक्शन करता है, विड्रॉल करता है, तो उस टाइम पे पेनल्टी ज़रूर लग सकती है, जो चार्जेज हैं वो रिकवर किए जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि ट्रांजेक्शन स्टॉप हो जाएंगी। एनुअल थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर न्यू एज वेल एज ओल्ड अकाउंट इज फिक्स्ड एट ₹2 लाख। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जो एनुअल थ्रेशोल्ड लिमिट है वो नए या पुराने जो भी अकाउंट है उनकी ₹2 लाख फिक्स है, अनलेस कि कोई भी कस्टमर कोई इनकम प्रूफ प्रोवाइड नहीं कराता। अदर फैसिलिटीज इस अकाउंट के साथ क्या क्या अवेलेबल है? एटीएम और डेबिट कार्ड अवेलेबल है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉर विड्रॉल विल कंटिन्यू एट ब्रांच लेवल। मैंने बताया था फ्रेंड्स, जो सेविंग अकाउंट में जो रिस्ट्रिक्शन है वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ रह सकती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांजेक्शन्स डिक्लाइन कर दी जाएंगी। इसका मतलब ये है रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉर विड्रॉल्स विल कंटिन्यू एट ब्रांच लेवल। जो एक महीने में 4 विड्रॉ कर सकता है फ्रेंड्स, 4 बार विड्रॉ, कोई भी कस्टमर एक महीने में 4 बार विड्रॉ कर सकता है अकाउंट से। हाउएवर द नंबर ऑफ एटीएम विड्रॉल्स विल बी एक्सक्लूडेड इन ओवरऑल लिमिट ऑफ 4 विड्रॉल्स इन ए मंथ। और जो एटीएम से जो भी विड्रॉल किया जाएगा वो इन 4 विड्रॉल में इंक्लूड नहीं होगा, ये इनके अलावा 4। इन पीएमजेडीवाई अकाउंट्स आर बीइंग ओपन विद जीरो बैलेंस। मैंने बताया था फ्रेंड, जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं। However, if the account holder wishes to get checkbook, he or she will have to fulfill minimum balance criteria if any of the bank। Friends, इस अकाउंट में अगर कोई कस्टमर ये चाहता है कि उसको चेकबुक फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाए, तो उसके लिए उसको मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना होगा फ्रेंड्स। जो भी क्राइटेरिया है, जो सेविंग अकाउंट के लिए जो भी बैंक का क्राइटेरिया है मिनिमम अकाउंट बैलेंस का, वो जो एसबी जैन में है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। दीज फैसिलिटीज आर टू बी प्रोवाइडेड विदाउट एनी एक्स्ट्रा कोड। फ्रेंड, जो भी एटीएम है या जो भी चार्जेज हैं इस एटीएम इश्यूएंस के या चेकबुक के, वो फ्रेंड्स नहीं लगेंगे इस अकाउंट में, वो वेव्ड है। अब फ्रेंड्स, कौन कौन इस अकाउंट को ओपन करा सकता है? एनी इंडिविजुअल अबव द एज ऑफ 10 ईयर्स कैन ओपन बीएसबीडी अकाउंट। कोई भी 10 साल से ऊपर इस अकाउंट को ओपन करा सकता है। फ्रेंड्स, 10 साल से नीचे नहीं करा सकता, ये याद रखना। जॉइंट अकाउंट्स कैन ऑल्सो बी ओपन। जॉइंट में भी कोई अकाउंट ओपन करा सकता है। पर्सन हु इज ऑलरेडी हैविंग ए बैंक अकाउंट विद एनी बैंक नीड नॉट ओपन ए सेपरेट अकाउंट अंडर पीएमजेडीवाई। फ्रेंड्स, अगर मान लो किसी का कोई भी अकाउंट है किसी भी बैंक में, मान लो चाहे जनरल स्कीम में हो, चाहे सेम एस बी बी डी ए में हो, चाहे किसी भी स्कीम में उसका अकाउंट हो, वो दूसरा अकाउंट नहीं ओपन करवा सकता है इस स्कीम में। इफ ए कस्टमर हैज अनदर existing saving bank deposit account in that bank, he or she will be required to close it within 30 days। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग बीएसबीडी। अगर सेम बैंक में किसी कस्टमर के 2 अकाउंट हैं, मान लो चाहे दोनों एसबीबीडी हो या फिर एक एसबीबीडी और एक एसबी जैन हो, कोई भी केस हो, या इसके अलावा कोई भी स्कीम हो, या इसके अलावा कोई भी स्कीम हो, सो उस केस में इसको एक अकाउंट अपना बंद करवाना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्योंकि कस्टमर एक ही अकाउंट रख सकता है, या तो एसबीबीडीए या एसबी जैन, क्योंकि वो जन धन स्कीम का जो जो एसबीबीडीए स्कीम का है, या तो यही फ़ायदा उठाएगा या जनरल स्कीम का फ़ायदा उठाएगा। दोनों में से एक का उठा सकता है। अगर जनरल में 2 अकाउंट है कोई इश्यू नहीं, चल जाएगा, लेकिन एसबीबीडीए और जनरल में
दोनों में अलग अलग अकाउंट नहीं होने चाहिए। ना तो दो SBBD हो सकते हैं, ना एक SBBD एक SBGen हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। सो 30 दिन के अंदर उसको क्लोज करवाना पड़ेगा, अदरवाइज उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। फर्दर, बिफोर ओपनिंग ए SBBD account, bank should take a declaration from the customer that she is not having a SBBD account in any other bank। और जब अकाउंट ओपन किया जाएगा उस टाइम पे कस्टमर से डिक्लेरेशन लिया जाएगा कि उसका किसी दूसरे बैंक में कोई SBBD अकाउंट नहीं है। बेनिफिट्स, इस अकाउंट के साथ बेनिफिट्स क्या क्या प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रेंड्स? जो बेनिफिशरीज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स विल गेट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन दीज अकाउंट्स। मैंने बताया था फ्रेंड्स, जो DBT फैसिलिटी है वो डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। फ्रेंड्स, ये अकाउंट जब ओपन होते हैं तो ये डायरेक्टली मोस्टली बायोमेट्रिक के थ्रू आधार लिंक्ड होते हैं। आधार लिंक्ड होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जो भी डायरेक्ट बेनिफिट है, जो कस्टमर को मिलना है, जो भी सब्सिडी मिलनी है, वो डायरेक्ट इस अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। After satisfactory operation of the account for 6 months, an OD facility of minimum rupee 2000 and maximum up to 10,000 can be permitted। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में आया है कि अगर अकाउंट्स 6 महीने तक सेटिस्फैक्ट्री अकाउंट का ऑपरेशन रहा है, कंटिन्यू सही तरीके से चला है, तो उस केस में एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिनिमम 2,000 रुपये और मैक्सिमम 10,000 रुपये तक की कस्टमर को प्रोवाइड की जा सकती है। एक ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसमें लाइफ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड की जाती है 30,000 रुपये की। अभी ये स्टिल एक्टिव नहीं है, ये उस टाइम पे प्रोवाइड की थी। मैंने बताया था कि लोगों तक इंश्योरेंस कवरेज पहुंचाने के लिए, इंश्योरेंस अवेयरनेस लोगों में लाने के लिए इस चीज़ को लॉन्च किया गया था। सो उस टाइम पे जैसे जो जन धन अकाउंट 2014 से 2015 के बीच में, 15 अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 के बीच में खुले हैं, उन अकाउंट्स में जो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है वो 30,000 रुपये की वो स्टिल प्रोवाइड की जाती है। अभी इसके बाद ये डिसकंटिन्यू कर दी गई है। अभी जो 2015 के बाद, जो 31 जनवरी 2015 के बाद जो अकाउंट खुले हैं उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹1,00,000 इनहैंस्ड टू ₹2,00,000 टू न्यू PMJD अकाउंट्स ओपन आफ्टर 28 अगस्त 2018। फ्रेंड्स, इस चीज़ का सिंपली मीन्स क्या है? पहले जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज था, जो डेबिट कार्ड, जो रुपे कार्ड होल्डर्स को प्रोवाइड किया जाता है इस अकाउंट में, वो पहले 1,00,000 का होता था। अब उसको बढ़ा के 2,00,000 रुपये कर दिया गया है। इस डेट के बाद से जो भी अकाउंट खुले हैं, 28 अगस्त 2018 के बाद से जो भी अकाउंट खुले हैं उनमें ये कवरेज 2,00,000 रुपये की प्रोवाइड की जाती है। अब जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है 2,00,000 रुपये का, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है ये देखिए फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेज विल बी अवेलेबल ओनली ₹1 कार्ड पर कार्ड होल्डर और कस्टमर। फ्रेंड्स, एक कस्टमर एक ही कार्ड पे इस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मान लो किसी ने 2 कार्ड इशू करा रखे हैं और दोनों एलिजिबल हैं तो उसको मिलेगी एक ही फैसिलिटी। ऐसे नहीं कि उसको 4,00,000 रुपये का क्लेम मिल जाएगा, उसको मिलेगा 2,00,000 का ही। Benefit of insurance will be available who have performed minimum one successful financial or non-financial transaction at any channel: ATM, micro ATM, POS, e-com, BC एजेंट। इन किसी भी लोकेशन पे उसने एक सक्सेसफुल मिनिमम जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की हो। सो जो प्रीमियम कार्ड होल्डर कौन है? जिनके पास रुपे प्लेटिनम का कार्ड है, उन्होंने विद इन 30 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ एक्सीडेंट इंक्लूडिंग एक्सीडेंट डेट, जो एक्सीडेंट की डेट है फ्रेंड्स उसके 30 दिन पहले तक
ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना। ये 30 दिन पहले तक रुपए प्लेटिनम के केस में 1 महीने के तक की वैलिडिटी है। जो एक्सीडेंट हुआ उससे पिछले 30 दिन में अगर उसने कोई एक ट्रांजेक्शन की है तो उस केस में एलिजिबल है। अगर जो नॉन प्रीमियम कार्ड होल्डर जो रुपए क्लासिक है उसमें विद इन 90 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ एक्सीडेंट, उसने अगर पिछले 90 दिन के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन की हो सो एलिजिबल है। क्लेम इंटीमेशन शुड बी विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। क्लेम इंटीमेशन शुड बी विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। सिंपली मीन्स फ्रेंड, जो क्लेम जब एक्सीडेंट हो गया उसके बाद जो क्लेम लेना है, या तो उसकी डेथ हो गई है, वो डिसेबल हो गया, डिसेबिलिटी, सो उस केस में जो क्लेम लेना है वो 90 डेज के अंदर, एक्सीडेंट के आगे आने वाले 90 डेज के अंदर सबमिट करा देना चाहिए। उस केस में क्लेम के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन अटल पेंशन योजना फ्रेंड्स 1 जून 2015 को लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अंडर अटल पेंशन योजना द सब्सक्राइबर्स वुड रिसीव गारंटीड मिनिमम पेंशन ऑफ ₹1000, 2000, 3000, 4000, 5000 per month on attaining the age of 60 years depending on their contributions। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, अगर कोई कस्टमर जो भी जो इस स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहता है, वो उसको जैसे ही वो 60 की एज उसकी होगी, 60 ईयर्स का होगा, उसके बाद उसको 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 पर मंथ मिलेगा, किस हिसाब से जितना उसने कंट्रीब्यूशन किया है। फ्रेंड्स, जो 1000 रुपये की अगर जिसको पेंशन चाहिए 60 साल की एज के बाद, तो उसका कंट्रीब्यूशन जो अमाउंट है वो अलग होता है, 2000 वाले का अलग होता है, 3000 जिसको चाहिए उसका अलग होता है। तो इनका सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो जितना जिसने कंट्रीब्यूट किया है वही फंड उनको 60 साल के बाद एज ए पेंशन वापस मिलेगा। इसमें कंट्रीब्यूशन फ्रेंड्स गवर्नमेंट और कस्टमर दोनों का होता है फ्रेंड्स। जो भी स्कीम होल्डर है या जिसने भी सब्सक्राइबर किया है, जो सब्सक्राइबर है उसका और गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट है। 60 ईयर्स के बाद उसको पेंशन मिलेगी। और कई बार ये भी पूछ लेता है कि कितनी कितनी पेंशन मिलेगी। मान लो इसमें कई बार अमाउंट डाल देता है कि 6000 रुपये, 10,000 रुपये, ऐसा भी अमाउंट डाल देता है, लेकिन 5000 तक ही मिलेगी, 1000 से 5000। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन ज्वाइन, कोई भी इंडियन सिटीजन इसको ज्वाइन कर सकता है। फ्रेंड्स, एक इसमें एक्सेप्शन है, वो याद रखना। अगर कोई गवर्नमेंट अकाउंट एम्प्लॉय है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो इस स्कीम को ज्वाइन नहीं कर सकता, या फिर वो जीपीएफ, एनपीएस या अदर किसी स्कीम में कवर्ड है, वो इसको नहीं ज्वाइन कर सकता फ्रेंड्स, वो एलिजिबल नहीं है। द मिनिमम एज ऑफ ज्वाइनिंग एपीवाई इज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज इज 40 ईयर्स। फ्रेंड्स, इसको ज्वाइन करने के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स हो सकता है। जब अगर मान लो किसी कोई 40 ईयर्स का है, 40 साल किसी की एज है, वो अगर ज्वाइन करता है तो फर्दर उसको 20 साल, 20 साल उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। Therefore, minimum period of contribution by any subscriber under APY would be 20 years up to the 60 years of age। जैसे ही 60 का होगा उसके बाद उसको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। वेयर टू रजिस्टर, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि कोई अगर एपीवाई स्कीम में इनरोल होना चाहता है, तो वो कैसे इनरोल हो सकता है, कैसे अपना रजिस्ट्रेशन स्कीम में करा सकता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि बैंक ब्रांच से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, इंटरनेट बैंकिंग से भी रजिस्टर कर सकता है, मोबाइल बैंकिंग से भी रजिस्टर कर सकता है, कोई बीसी से भी अपना अकाउंट ओपन करा सकता है एपीआई में, ईएनपीएस पोर्टल से भी कर सकता है फ्रेंड्स। और जो एनपीएस लाइट या स्वावलंबन स्कीम थी, जो एनपीएस की, जिनमें एक कस्टमर को पर पैन नंबर जो अलॉटेड था वो भी इसमें स्विच कर सकता है।
बताया ना, माइग्रेशन ऑफ एपीवाई प्लान फ्रॉम अदर बैंक और पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा। अब इम्पोर्टेंट नोट है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट नोट क्या है कि जो टर्न अराउंड टाइम है रजिस्ट्रेशन अंडर एपीवाई इज मैक्सिमम T+1 डे, वेयर टी इज द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एपीवाई सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मान लो कोई कस्टमर आता है, उसको एपीवाई में रजिस्टर होना है या उसको सब्सक्राइब करना है, उसको अकाउंट ओपन कराना है, सो उस केस में जो मिनिमम टर्न अराउंड टाइम है, मैक्सिमम टर्न अराउंड टाइम है वो T+1 डे का है फ्रेंड्स। अगर उसने आज एप्लीकेशन दी है तो कल तक उसका अकाउंट ओपन हो जाना चाहिए, उसकी स्कीम एक्टिव हो जानी चाहिए। फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रान प्रान का मतलब है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। आपका जो एनपीएस अकाउंट है उसमें भी आपको एक प्रान कार्ड इश्यू हुआ होगा, और ये कितने डिजिट का होता है फ्रेंड्स? ये 12 डिजिट का होता है। एग्जिट और क्लोजर, अगर मान लो कोई एपीवाई स्कीम में किसी ने रजिस्टर किया और अब वो एग्जिट करना चाहता है, उसको क्लोज करना चाहता है, तो किस किस केस में उसको क्लोज कर सकता है? सो सबसे पहली चीज़ है वॉलेंटरीली एग्जिट बिफोर अटेंडिंग एज ऑफ 60 ईयर्स। मान लो अपनी स्वेच्छा से, वो 60 साल का नहीं हुआ है, उसको पेंशन मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से उसको एग्जिट करना चाहता है। सो उस केस में क्या होगा? द अमाउंट उसको रिफंड हो जाएगी जो उसने कंट्रीब्यूट किया है, जो भी अमाउंट उसने अपने एंड से डिपॉजिट किया है वो उसको रिटर्न हो जाएगी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द चार्जेज। जितने भी चार्ज जो भी उसके अकाउंट में पेंडिंग है या जो भी लगने हैं वो उसके डेबिट कर लिए जाएंगे। उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो उसको रीपे कर दी जाएगी। कब तक? विद इन 2 वीक्स। जब उसने क्लोजर के लिए सबमिट कराया, सीबीएस में उसकी एप्लीकेशन सबमिट की, उसके 2 हफ्ते के अंदर उसकी अमाउंट वापस उसके अकाउंट में आ जाएगी। सब्सक्राइबर कैन एग्जिट फ्रॉम एपीवाई अपॉन कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर्स एंड अवेल द पेंशन। दूसरा केस क्या है कि जैसे ही 60 साल का होगा पेंशन अवेल कर सकता है। सो उस केस में उसकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक तरीके का उससे तो एग्जिट ही होगा कि जैसे उसकी जो भी वो कंट्रीब्यूशन पे कर रहा था वो पे नहीं होगा, अब उसको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इन केस तीसरा केस क्या है? अगर सब्सक्राइबर डिसीज्ड हो बिफोर द एज ऑफ 60 ईयर्स, तो दो ऑप्शन है इस केस में। या तो अकाउंट को क्लोज करा दिया जाए और जो भी फंड है उसमें कलेक्टेड है वो एज इट इज उसके नॉमिनी को या स्पाउस को जो भी है उसको मिल जाए। दूसरा केस क्या है? कंटिन्यूएशन ऑफ एपीवाई अकाउंट बाय स्पाउस। उसकी स्पाउस, या अगर मेल है तो, अगर फीमेल है तो उसका हस्बैंड अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है। अब इसमें भी एक कंडीशन है, अगर स्पाउस नहीं है या डाइवोर्स्ड है या सेपरेट हो रखी है या एक्सपायर्ड है, तो उस केस में जो कॉर्पस है वो उसके नॉमिनी, जो नॉमिनी उसने बना रखा है उसको दे दिया जाएगा। टू बैंक, जो बैंक को क्या इंसेंटिव मिलेगा फ्रेंड्स? एपीवाई के केस में बैंक को क्या बेनिफिट होगा? सो अगर एपीवाई एनरोलमेंट किसी बैंक के 1 लाख रुपए तक, सब्सक्राइबर 1 लाख तक हैं एपीवाई के, सो उस केस में इंसेंटिव 100 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़ मिलेगा। अगर किसी बैंक के पास सब्सक्राइबर 1 लाख से 3 लाख तक है, सो उस केस में 100 + 30 जो हर न्यू सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा फ्रेंड्स वो है। उसके बाद है, अगर यहाँ 3 आएगा और यहाँ 5 आएगा फ्रेंड्स। अगर 3 लाख से 5 लाख है तो 100 + 40, और अगर मोर देन 5 लाख है तो 100 + 50 रुपीज़ बैंक को मिलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY। फ्रेंड्स व्हाट PMSBY इज? PMSBY क्या है? फ्रेंड्स PMSBY को 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये कंप्लीट स्लाइड इम्पोर्टेंट है। PMSBY 9 मई 2015 को स्कीम लॉन्च हुई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कई बार। द स्कीम प्रोवाइड 1 ईयर कवरेज फॉर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस scheme, renewable from year to year, period stretching from 1st June
टू 31 मई ऑफ सक्सीडिंग ईयर। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, ये पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कई बार कि ये स्कीम कब से कब तक वैलिड है। सो ये स्कीम 1 जून से लेके 1 जून से लेके 31 मई हर साल इस पीरियड के दौरान वैलिड रहती है। स्कीम ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट। फ्रेंड्स ये चीज़ याद रखना, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया और ये कंफ्यूजिंग है कि पीएमएसबीवाई में कवरेज जो मिलता है, इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, वो किस चीज़ के लिए मिलता है। सो वो या तो डेथ हो जाए या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, किस वजह से, ड्यू टू एक्सीडेंट। अगर मान लो एक्सीडेंट में ये कोई कोई हादसा हो और उसमें ये चीज़ हो जाए तो ही एप्लीकेबल है। जो पीएमजेजेबीवाई है उसमें फ्रेंड्स कैसे भी डेथ हो जाए वो एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें जो एक्सीडेंटल डेथ के ही केस में एप्लीकेबल है। और ये स्कीम जो चलाई जाती है वो जो ऑथराइज्ड पार्टनर है वो है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ये याद रखना फ्रेंड्स, जेजेबीवाई के केस में एलआईसी है और एसबीवाई में ओरिएंटल इंश्योरेंस है। अब इसकी एलिजिबिलिटी और इसके बेनिफिट के बारे में अगर बात करें, सो एलिजिबिलिटी और ऑल आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट्स होल्डर्स इन एज ग्रुप ऑफ 18 to 17, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जो 18 से 70 के बीच के जो कस्टमर हैं वो एलिजिबल हैं। प्रीमियम की अगर बात करें फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कई बार। प्रीमियम इसका 20 रुपये है, जो कि 1 जून 2022 से लागू है। फ्रेंड्स पहले ये 12 रुपये का प्रीमियम होता था पर एनम पर कस्टमर। सो 20 रुपये हर साल पर कस्टमर के हिसाब, पर मेंबर के हिसाब से इसका प्रीमियम है। प्रीमियम 18 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड किए जाते हैं। 1 रुपया कमीशन है बैंक का और 1 रुपया कमीशन है बीसी, माइक्रो या कॉर्पोरेट जो भी एजेंट है उसका। अगर बेनिफिट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो बेनिफिट मैंने आपको बताया, एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी के केस में। डिसेबिलिटी में फ्रेंड्स या तो डेथ हो जाए या फिर फुल डिसेबिलिटी हो, तो उस केस में 2 लाख रुपए का कवरेज है। अब फुल डिसेबिलिटी का मतलब, फुल डिसेबिलिटी के मतलब फ्रेंड्स टोटल या फिर इरिवोकेबल लॉस ऑफ बोथ आइज और लॉस ऑफ यूज ऑफ बोथ हैंड्स और फीट और लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई एंड लॉस ऑफ यूज ऑफ वन हैंड और फुट। इसका मतलब सिंपली ये है फ्रेंड्स कि या तो दोनों आंखें चली जाएं किसी की, या फिर दोनों हाथ या दोनों पैर अगर किसी के एक्सीडेंट में चले जाते हैं फ्रेंड्स, लॉस हो जाता है, तो उस केस में टोटल डिसेबिलिटी मानी जाएगी। या फिर इसके अलावा एक आंख की रोशनी चली जाए या फिर एक आंख की रोशनी के साथ साथ एक हाथ या एक पैर का लॉस हो जाए फ्रेंड्स, उस केस में टोटल डिसेबिलिटी माना जाएगा। पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में कवरेज 1 लाख रुपए का है। उस केस में इसमें से कोई एक चीज हो फ्रेंड्स, या तो एक आंख चली जाए या एक हाथ या एक पैर, इसका लॉस होगा, उस केस में पार्शियल डिसेबिलिटी मानी जाएगी। तो पार्शियल डिसेबिलिटी में 1 लाख का कवरेज है और फुल डिसेबिलिटी या डेथ हो जाए तो 2 लाख रुपए का कवरेज है। अदर जनरल गाइडलाइंस की अगर हम बात करें, तो प्रीमियम 31 मई को डेबिट होता है, पेमेंट होती है इसकी, और इसकी पेमेंट बैंक 31 मई को इंश्योरेंस कंपनी को कर देता है। इस केस में कौन है, ओरिएंटल इंश्योरेंस। एक पर्सन केवल एक ही कवर ले सकता है थ्रू एनी वन आधार लिंक बैंक अकाउंट। अगर उसके आधार से बैंक का अकाउंट लिंक है तो उस केस में केवल एक ही का कवरेज उसको मिलेगा। दिस कवर कैन बी इन एडिशन टू कवर एनी अदर इंश्योरेंस स्कीम। इसका मतलब ये, मान लो कोई किसी कस्टमर की इंश्योरेंस कोई उसने पॉलिसी ले रखी है, तो वो पॉलिसी के अलावा उसको मिलेगा। मान लो किसी ने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले ली,
तो ये नहीं है कि उसको 10 लाख का कवरेज है तो ये इसका कवरेज नहीं मिलेगा, या फिर दोनों का कंबाइंड 10 लाख उसको मिलेगा, ऐसा नहीं है। 10 लाख का उसका वो कवरेज तो रहेगा, प्लस उसको एडिशन में 2 लाख का या 1 लाख का जो भी वो उसके लिए एलिजिबल है वो कवरेज रहेगा स्कीम में। एक्सक्लूजन क्या क्या है? देयर इज नो एक्सक्लूजन फॉर द कवरेज अंडर द स्कीम अदर देन सुसाइड। अगर मान लो किसी ने सुसाइड कर लिया तो उस केस में पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। The risk cover will commence only after the completion of 30 days from the date of enrollment into the scheme by the subscriber. फ्रेंड्स, मान लो किसी ने PMSBY सब्सक्राइब किया आज की डेट में, सो जब उसको 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद उसकी डेथ या उसके कोई एक्सीडेंट कोई हादसा उसके साथ होता है, तो उस केस में ही उसको कवरेज मिलेगा। अगर मान लो 30 दिन से पहले, अगर मान लो आज उसने PMSBY का कवरेज स्टार्ट किया और 15 दिन बाद या मान लो कल या फिर 30 दिन के पीरियड के अंदर कभी भी उसके साथ कोई भी एक्सीडेंट या कोई हादसा हो जाता है, उस केस में PMSBY का कवरेज नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY। फ्रेंड्स, इस केस में अगर हम PMJJBY की बात करें, सेम 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी फ्रेंड्स। स्कीम प्रोवाइड 1 ईयर कवरेज फॉर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। सेम केस में ये भी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, बट इस केस में एक चीज़ और है फ्रेंड्स। अगर मान लो इसमें डेथ किसी भी वजह से हो जाती है तो वो कवर करती है फ्रेंड्स, खाली एक्सीडेंट को ही कवर नहीं करती, ये दोनों को कवर करती है। एक्सीडेंटल प्लस नॉन एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल प्लस नॉन एक्सीडेंटल। दोनों को कवर करती है फ्रेंड्स। सेम 1 जून से 31 मई के बीच इसका पीरियड जो रहता है 1 जून से 31 मई तक रहता है। ये स्कीम लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन प्रोवाइड करती है फ्रेंड्स, किसी भी रीजन से डेथ हो जाए, इंपॉर्टेंट है। द स्कीम वुड बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसको कौन चलाता है फ्रेंड्स, कौन मैनेज करता है? LIC। इसकी एलिजिबिलिटी या बेनिफिट्स की अगर बात करें, एलिजिबिलिटी फ्रेंड्स कोई भी 18 से 50 की एज, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई कस्टमर 18 से 50 की एज में इसको सब्सक्राइब करना चाहे, इसके लिए रजिस्टर करना चाहे, कर सकता है विद कवरेज अप टू 55 ईयर्स। इसका मतलब ये है, मान लो अगर कोई कस्टमर है उसने 45 या 50 की एज से पहले कवरेज अपनी ले ली थी, रजिस्टर कर लिया था, तो उस केस में क्या है, अगर मान लो वो 55 तक जो एज है तब तक वो उसका प्रीमियम जैसे जैसे पे करेगा उसको कवरेज मिलती रहेगी 55 तक। जैसे ही 55 क्रॉस करता है तो PMJJBY का के लिए वो एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। अब मान लो इस केस में अगर बात करें, अगर मान लो कोई 50 से पहले 50 की एज है उसकी, उसने पहले PMJJBY का कवर नहीं ले रखा, लेकिन ये 50 प्लस हो चुकी है, सो उस केस में वो फ्रेश एनरोल नहीं कर सकता। अगर कोई 50 से पहले की एज में अगर मान लो कवर्ड है, सो वो 55 की एज तक कवरेज ले सकता है, बेनिफिट ले सकता है स्कीम का। बट अगर कोई 50 से पहले कवर्ड नहीं था और 50 से प्लस होते ही अब वो कवरेज लेना चाहता है, सो वो पॉसिबल नहीं है। इसका प्रीमियम 436 रुपये हो गया है अब, पहले 330 रुपये था। इस केस में 395 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को, 395 रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी को पे होगा, 11 रुपीज़ बैंक का कमीशन और 30 रुपये BC या माइक्रो या कॉर्पोरेट एजेंट या जो भी है उसका कमीशन रहता है फ्रेंड्स। अगर बेनिफिट की बात करें तो 2 लाख रुपए का कवरेज है ड्यू टू एनी रीजन। तीनों इंपॉर्टेंट, कंप्लीट स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है। अगर अदर जनरल गाइडलाइंस की बात करें तो फ्रेंड्स
सेम 31 मई को प्रीमियम रेमिट कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को। एक पर्सन एक ही कवर ले सकता है और दूसरे किसी इंश्योरेंस के साथ इसका कवर ऐड किया जा सकता है, उसके अलावा कवर है ये। एक्सक्लूजन फॉर कवरेज सुसाइड कवर नहीं होगा, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और द रिस्क कवर विल कमेंस ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 30 डेज। सेम टू सेम है सब कुछ। टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है, अगर मान लो किसी कस्टमर ने क्लेम फाइल किया पीएमजेजेबीवाई या एसबीवाई दोनों में से किसी के भी अंडर उसने क्लेम फाइल किया, तो उस केस में कितने दिन के अंदर बैंक या फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको क्लेम सेटल कर देना है। तो बैंक को जैसे ही क्लेम रिसीव हो, मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर बैंक टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ड्यूली कंप्लीटेड क्लेम फॉर्म टू इंश्योरेंस कंपनी 7 डेज। 7 दिन का टाइम है फ्रेंड्स। जैसे ही उसको कंप्लीट क्लेम फॉर्म मिलता है, उसके मिलने के 7 दिन के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को सेंड कर देना है। और जो इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे ही उसको रिसीव होता है क्लेम फॉर्म, चाहे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से, सो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी को भी 7 दिन के अंदर उसकी पेमेंट कर देनी होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस फ्रेंड्स, इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है? ये सर्विस बाय ब्रांच और एजेंट दो, ये सर्विस बाय ब्रांच का मतलब ये है, ये तो सर्विस ब्रांच के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है उसकी है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो एजेंट्स या जो एजेंसी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है उसके लिए भी हम देखेंगे जो एजेंसी प्रोवाइड करती है। सो जो ब्रांच है उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। जो सीनियर सिटीजन है वो 70 से ज़्यादा अगर किसी की एज है वो एलिजिबल है। अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड है या इन्फर्म है, ब्रांच में नहीं आ सकता, या मेडिकली उसको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि वो उसको कोई क्रोनिक इलनेस या डिसेबिलिटी है जिससे वो ब्रांच विजिट नहीं कर सकता, या कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, उसको ये सर्विस दी जा सकती है अगर वो 70 का नहीं है उस केस में भी। अकाउंट होल्डर्स मस्ट बी केवाईसी कंप्लाइंट। जिसको भी ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी कस्टमर केवाईसी कंप्लाइंट होना चाहिए और वैलिड मोबाइल नंबर उसके अकाउंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर किसी का ज्वाइंट अकाउंट है तो उस केस में अकाउंट का मोड ऑफ ऑपरेशन या तो आइदर सर्वाइवर हो या फॉर्मर सर्वाइवर हो, वही एलिजिबल हैं। और अगर कोई एजेंसी के थ्रू रजिस्टर करना चाहे उस केस में, सो कोई भी कस्टमर, इंडिविजुअल जो कस्टमर हैं विदाउट कोई जैसे किसी फर्म का अकाउंट है या कुछ, वो एलिजिबल नहीं है। इंडिविजुअल कस्टमर एलिजिबल हैं विदाउट एनी एज और फिजिकल क्राइटेरिया। जो एजेंसी आउटसोर्स एजेंसी है ना, उनके थ्रू सर्विस लेता है उस केस में। सो इन आउटसोर्स एजेंसी मोड ए कस्टमर विल रजिस्टर थ्रू मोबाइल ऐप, डेडिकेटेड पोर्टल और टोल फ्री नंबर। केवल इन तरीकों से रजिस्टर कर सकता है, ब्रांच के थ्रू रजिस्टर नहीं होगा। अब डीएसबीएस के अंडर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है फ्रेंड्स? टोटल ऑफ 16 सर्विसेज हैं फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। डीएसबीएस में पूछ लिया जाता है कि कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, कितनी सर्विसेज करंटली अवेलेबल हैं। तो 16 सर्विसेज अवेलेबल हैं। और जो ये कलेक्शन ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट है, ये लेटेस्ट ऐड किया है फ्रेंड्स। सो कितने हैं, कौन कौन से हम देख लेते हैं। चेक स्लिप, जो रिक्वेस्ट है, चेक रिक्वेस्ट स्लिप है वो पिकअप सर्विस। चेक पिकअप सर्विस, मान लो किसी को कोई चेक की अमाउंट ट्रांसफ़र करानी है, उस केस में उसके जो रेजिडेंस है या जो भी उसका प्लेस है उससे चेक पिक करना। न्यू चेक बुक डिलीवरी अगेंस्ट रिक्वेजिशन स्लिप, मान लो उसको चेक बुक की डिलीवरी दे के आनी है कस्टमर को, उस केस में 15 GH TDS फॉर्म 16 डिलीवरी पिकअप, लाइफ सर्टिफिकेट पिकअप, डीडी और पे ऑर्डर रिक्वेस्ट पिकअप, डीडी और पे ऑर्डर या नॉन पर्सनलाइज चेकबुक डिलीवरी, उसको उसके जो नेटिव प्लेस है, जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उसके ऊपर डिलीवरी। टर्म डिपॉजिट रिसीट
और एक्नॉलेजमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट, प्रीपेड कार्ड और गिफ्ट कार्ड की डिलीवरी। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दो चीज़ें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। कैश डिपॉजिट अप टू 20,000 और कैश विड्रॉल अप टू 20,000, दोनों केस में 20,000 तक अवेलेबल है। एसआई रिक्वेस्ट पिकअप, रजिस्ट्रेशन और अपडेशन ऑफ नॉमिनेशन पिकअप, फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट पिकअप और कलेक्शन ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। ये आउटसोर्स जो एजेंसी है ना, उसको ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, ब्रांचेज को ये सर्विस अवेलेबल है। फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है, मान लो उसमें ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी सर्विस डीएसबीएस के अंडर नहीं है, और उसमें कोई भी अदर ऑप्शन डाल देगा और 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन ये डाल देगा। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी नहीं है। तो एक बार इनको गो थ्रू कर लेना। और ये तो डायरेक्ट पूछा जाता है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा, ये अगर हम टर्न अराउंड टाइम की बात करें या चार्जेस की बात करें उस केस में, सो टर्न अराउंड टाइम क्या है, द डिलीवरी ऑफ डीएसबीएस वुड बी कंप्लीटेड ऑन बेस्ट एफर्ट बेसिस। बेस्ट एफर्ट्स का मतलब होता है, मान लो कस्टमर आपके पास आया, उसने रिक्वेस्ट करी है, जैसे भी उसने कोई इन्फॉर्मेशन कि भाई मेरे को ये रिक्वेस्ट चाहिए, सो उस केस में बेस्ट एफर्ट मतलब सेम डे, या एज सुन एज पॉसिबल, बट नॉट लेटर देन T+1 वर्किंग डेज। परंतु अगर मान लो उसने आज दिया, जैसे मंडे को दिया, सो नेक्स्ट ट्यूसडे जो नेक्स्ट वर्किंग डे है उसको उसकी सर्विस कंप्लीट हो जानी चाहिए। सर्विस चार्ज की अगर बात करें, सो अगर कोई ब्रांच है, ब्रांच के थ्रू सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, सो नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल दोनों के केस में 100 प्लस जीएसटी सिंपली मीन्स 118। और अगर कोई थर्ड पार्टी एजेंट है 75 प्लस जीएसटी। इसमें एक एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, नॉन फाइनेंशियल के केस में, जो लाइफ सर्टिफिकेट पिकअप फॉर्म है ना, पेंशनर या फैमिली पेंशनर का, उस केस में 60 प्लस जीएसटी मिलेगा, बाकी सब में 100 प्लस जीएसटी है।